आखिर हमें कभी भी धूप में अपने फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, और एक ऐसी मशीन जो एक ही झटके में आपकी दिमाग की मेमोरी को गायब कर सकती है। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर MS धोनी ने चेन्नई की कैप्टेंसी को क्यों छोड़ दिया? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है तो फिर देर किस बात की भाई और बहनों, इस वीडियो पर अभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। गाइस, नॉर्मली इंडिया के अंदर जब भी हमें किसी भी पेड़ को काटना होता है तो हमें लॉर्ड पुनीत की हरकतों से भी गई बीती कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना होता है, जिसको कि घंटों पेड़ पर ठोकने के बाद हम सिर्फ उसकी एक या फिर दो डालों को ही काट पाते हैं। लेकिन वही बात अगर चूचू चाइना कंट्री की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में गाइस, चाइना में ऑफिशियली पेड़ों को काटने के लिए कुछ इस तरीके की लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है, जो चंद ही सेकंड्स में पेड़ की ब्रांचेस के कांटेक्ट में आकर उन्हें जलाकर कुछ इस तरीके से काट देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस मशीन की हेल्प से चाइना में हर साल 20,000 से भी ज्यादा पेड़ों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से चाइना को 6 लंबी लंबी बिल्डिंग्स उनकी जगह पर बनानी होती है। जिसके बाद अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाकर इस मशीन को तोड़ूं या इस मशीन को जिसने डेवलप किया उसे तोड़ूं। गाइस, ये वाला फैक्ट सुनने के बाद आप भी ये सोचेंगे कि कैसे मैं अपना गला घेंटूं, क्योंकि मार्केट में आ चुका है इंक सैक टैटू। बेसिकली इन तरीके की टैटूज को टैटूज का दीपक कलाल माना जाता है, क्योंकि ना ही ये पूरे तरीके से टैटू होते हैं और ना ही इंक। असल में गाइस, इन तरीके की टैटूज को बनाने के लिए आपको एक टेम्परेरी टैटू को अपनी मक्खन सी स्किन के ऊपर गुदवाना पड़ता है, जिसके की बाद एक ट्रांसपेरेंट बैग से उस टैटू को कवर करके उस टैटू में उसी हिसाब से प्लाज्मा और इंक को डाल दिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये कलाकारी पूरी होने के बाद आपका टैटू कुछ इस तरीके से बेहद ही रियलिस्टिक 3D वाटर टैटू लगने लगता है, जिसको कि आप 24, 48 या फिर 72 घंटों के बाद पंचर करके उसमें से इस लिक्विड को निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये लिक्विड सिर्फ 2 ही दिन के अंदर आपकी खाल को ठीक वैसे ही पिलपिला देगा जैसे आजकल हमारे देश के बड़े बड़े लोग ईडी के नाम से पिलपिला रहे हैं। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, ये सब के सब एक जैसे ही हैं। गाइस, आपने भी क्रिश मूवी के उस सीन को तो जरूर देखा होगा जिसमें मशीन की हेल्प से हमारी विवेक भाई की मेमोरी को हाथ में मौजूद कीटाणुओं की तरह 99.9% साफ कर दिया जाता है। अब ये काम तो भाईजान बहुत पहले से करना चाह रहे थे। खैर, क्या आपको पता है कि लेकिन साल 2014 में ऑलरेडी इस तरीके की जबर टेक्नोलॉजी को बना कर तैयार ऑलरेडी किया जा चुका था। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 2014 में MIT के रिसर्चर्स ने हकीकत में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी बनाकर तैयार किया था जो कि अलग अलग तरीके की इंफ्रारेड लाइट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू किसी भी इंसान की मेमोरी को क्लियर कर सकती थी। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी के बनने के बाद साल 2014 में इस टेक्नोलॉजी का चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया गया, जो पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है दोस्तों कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद इंसानों के ऊपर इस मशीन का एक्सपेरिमेंट किया गया या फिर नहीं, इसकी कोई भी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं है। जिसके चलते हुए हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है कि अगर इंसानों के ऊपर इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं गया तो करोड़ों रुपए खर्च करके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप क्यों किया गया? और अगर इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था तो एक्चुअल बेसिस पर उसके आंकड़ों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पीठ पीछे बहुत सी गवर्नमेंट्स हम इंसानों पर इस डिवाइस का इस्तेमाल ठीक वैसे ही करती हो जैसे मैन इन ब्लैक मूवी में किया जाता था? अबे चमन चमका दो, टॉर्च की फ्लैश लाइट डालने से याददाश्त नहीं जाती, करोड़ों रुपए की डिवाइस लगती है उसके लिए। गाइस, हमें से 99% ऐसे लोग होते हैं जो कि सुबह सो के उठने के बाद वॉशरूम में जाकर तुरंत ही अपने पार्सल को डिलीवर कर देते हैं। वेल, अब 99% मैंने इसलिए बोला क्योंकि 1% लोग नवाब होते हैं और नवाब साहब पार्सल डिलीवरी के मोहताज नहीं होते। हाँ, वो बात अलग है कि अलग अलग साउंड इफेक्ट निकालने के बाद दूसरे लोगों को सांस लेने के लिए नवाब साहब मोहताज जरूर कर देते हैं। लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो चाहकर भी अपने घर के वॉशरूम के अलावा कहीं और अपने पार्सल को डिलीवर कर ही नहीं सकते। खाओ मां कसम। और उनकी डिलीवरी की ये रोग भैया बिल्कुल भी नहीं है जो। असल में गाइस, इस दुनिया में हिमचैशर नाम का एक ऐसा घेला सिंड्रोम भी मौजूद है जिससे ग्रसित लोग चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लें, उनका पार्सल कभी भी दूसरी टॉयलेट में डिलीवर हो ही नहीं सकता। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस सिंड्रोम में उनका ब्रेन सिर्फ उनके ही कंफर्ट प्लेस या फिर उनकी टॉयलेट में ही जाकर पूरे तरीके से रिलैक्स होता है, जिसके चलते हुए वो बेहद ही आसानी से अपनी डिलीवरी करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन इससे उलट अगर इन तरीके के लोगों को कहीं बाहर जाकर ये काम करना पड़े तो उनका ब्रेन कभी भी एक लिमिटेड लेवल तक रिलैक्स हो ही नहीं पाता और एज अ रिजल्ट इस तरीके का पेशेंट चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, वो कभी भी बाहर पार्सल डिलीवरी कर ही नहीं सकते। लो जी, एक ये बेचारे हैं जो ये काम कर ना पा रहे और एक RCB है जिसने अपने पहले मैच में ही। गाइस, आपने भी हर एक गली मोहल्ले में हर एक के बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग प्ले होता हुआ तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सॉन्ग और यहाँ तक कि इसकी कंपोजिशन को भी पूरे ही तरीके से चुरा कर बनाया गया था?
अबे ये विदेश में भी प्रीतम होते हैं क्या? कॉपी कर रहा है मेरे को। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 1912 के आसपास रिलीज हुए इस हैप्पी बर्थडे सॉन्ग को साल 1893 में दो टीचर्स मिल्ड्रेड एंड पैटी हिल ने बनाकर तैयार किया था। और एक्चुअली में इसका ओरिजिनल वर्जन हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं बल्कि गुड मॉर्निंग टू ऑल था। अब इसको सुनने के बाद मुझे पता है भैया बहुत से लोग बोल रहे होंगे भैया हम क्यों ही माने, तो चलिए आज इसकी ओरिजिनल कंपोजिशन को भी सुन ही लेते हैं। बस देवता कॉपीराइट मत मार देना। गाइज अब नेक्स्ट टाइम अगर किसी के भी बर्थडे पर ये सॉन्ग प्ले हो तो उसको इसकी सच्चाई जरूर बताइएगा। गाइज इंडिया में जितना तो हम इंसान एक दूसरे का नहीं काटते हैं, उससे कहीं ज्यादा तो गली मोहल्ले के कुत्ते हमें काटने के पीछे बावले हुए फिरते हैं। हैशटैग दिल जले। लेकिन वही बात अगर अलास्का की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन अलास्का के डॉग तो इंसानों को काटने भर के नाम से भी इतना कांपते हैं जैसे यूपी के गुंडे मवाली जेसीबी से। असल में गाइज आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अलास्का के लोग हर सुबह अपने बच्चों से कहीं ज्यादा तो अपने डॉग्स को कुछ इस तरीके से वैन में छोड़कर टाटा बाय बाय करने आते हैं। पर क्यों? असल में गाइस अलास्का के एक नियम के अनुसार आप इस स्टेट में कोई भी अनट्रेन्ड डॉग पाल ही नहीं सकते, जिसके चलते हुए यहाँ पर बहुत सी ऐसी एकेडमी सेंटर्स और यहाँ तक कि छोटे मोटे स्कूल को भी सिर्फ डॉग्स के लिए ही खोला गया है, जिसमें इन डॉग्स को सुबह सुबह कुछ इस तरीके से बस से लाकर पूरा ही दिन ट्रेंड करने के बाद शाम को वापस घर भेज दिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी इनिशिएटिव के चलते हुए अलास्का का हर एक डॉग वहां पर इतना ज्यादा सज्जन हो चुका है जितना तो वहां के लोग ना है। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप हम नीचे कमेंट सेक्शन में आकाश भाई को दीजिएगा जरूर। गाइस क्या आपको पता है कि विदेश में लोग समुद्र किनारे जाकर नहाने के लिए ठीक वैसे ही उतावले रहते हैं जैसे हम इंडिया से दिल्ली मेट्रो में जाकर रील बनाने के लिए। अब गाइस देखो रील वालों का तो ये है कि इन बेचारों पर टैलेंट तो है नहीं, तो इन बेचारों को पैसे और फेम अंग पर। लेकिन वही बात अगर वियतनाम की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन वियतनाम गवर्नमेंट तो अब वहां के लोगों को समुद्र में तैरने ही नहीं दे रही है। पर क्यों? असल में वियतनाम में बहुत से ऐसे बीचेस मौजूद हैं जहां पर छोटी छोटी फिशेस पाई जाती हैं। अब दिक्कत यह है दोस्तों कि ये फिशेस भी हम इंसानों को देखकर हमारी बॉडी में ठीक वैसे ही एंट्री लेना चाहती हैं जैसे बिग बॉस विनर ट्रॉफी जीतने के बाद अपने घर में लेते हैं। लेकिन बस ट्विस्ट इतना सा है कि इनका हमारे शरीर के अंदर घुसने का रास्ता थोड़ा सा कैजुअल है, क्योंकि हमारे मुंह से नहीं बल्कि पिछवाड़े से घुसती हैं। और ये बात सच है, मजाक नहीं। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन पिछले एक साल में ही 30 से भी ज्यादा ऐसे केसेस हमें वियतनाम में देखने को मिले हैं जिसमें ये छोटी छोटी मछलियां स्विमिंग करते हुए इंसानों के रेक्टम में ही घुस जाती है, जिसके बाद वो इंसान के उस एरिया में इतना दहलका मचा देती है जितना तो लाल चटनी वाले मोमोज ना मचाते। अब गाइस क्योंकि उस जगह के दरवाजे को ताला लगाकर बंद भी नहीं किया जा सकता, तो अपने लोगों को सेफ बनाए रखने के लिए अब वियतनाम गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि कोई भी इंसान कुछ सिलेक्टेड बीचेस पर ना ही वॉक करता हुआ पानी में जा सकता है और ना ही स्विमिंग करता हुआ। अजीब लेकिन सच। गाइस रेलवे आपसे चीख चीख कर रेलवे आपकी संपत्ति है सिर्फ इसलिए कहती है ताकि आप रेलवे के अंदर जाकर गंदगी को ना फैलाएं। लेकिन बस मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये बात रेलवे को कब समझ में आएगी कि हमारे देश भारत में थारा भाई जोगिंदर जैसे लोग भी मौजूद हैं जिनका IQ लेवल इतना अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का होता है कि दुनिया को तो छोड़ो उन्हें खुद ना पता होता वो क्या बोल रहे हैं। टांग टूटी हुई है अंकल जी, बस खड़े होकर दिखाना एक बार। अबे मादर। असल में गाइस ये वाला मामला निकल कर आ रहा है भोपाल से, जहां पर रहने वाले एक इंजीनियर अरशद ने रेलवे की इस लाइन को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेते हुए वहां से करीब 30 टॉवल, 6 ब्लैंकेट और इतनी बेडशीट को तड़ीपार कर दिया जिन्हें अगर हमने गिनना शुरू कर दिया तो हमारे हाथ से धुआं निकल जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ये चीज उनकी वाइफ को पता चली, उन्होंने इन सारी सामानों की फोटो को क्लिक करके इंडियन रेलवे को टैग कर दिया। इसके बाद रेलवे ने तो उनकी खातिरदारी करने की पूरी व्यवस्था बैठा ही दी है, साथ ही साथ वहां की पुलिस भी उन्हें गपचाने के लिए इतनी एक्साइटेड है जैसे कोई इंजीनियर नहीं बल्कि एक स्टेट का CM हो। नोटी हो रहा। वैसे एक सच बात बोलूं गाइस, आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है ना भैया हमें खुद ना पता। साल 2024 इतने ट्विस्ट दिखा रहा है कि अब तो हम ही हाथ जोड़कर बोल रहे हैं थम जा भैया थम जा। गाइस बैंकॉक में नारियल पानी ठीक वैसे ही पिया जाता है जैसे इंडिया में होली पर भांग, लेकिन क्या आपको पता है कि पेड़ पर चढ़कर नारियल को तोड़ना हम इंसानों के लिए भी ठीक उतना ही मुश्किल है जितना कि जानवरों के लिए गाड़ी चलाना। तो वहीं क्या आपको पता है कि अब बैंकॉक ने इसी चीज की एक बेहद ही जबरदस्त जुगाड़ निकाल डाली है। असल में गाइस बैंकॉक में सभी आवारा बंदरों को पकड़कर उन्हें एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर उनको टाइम टू टाइम खाना देने के साथ साथ उन्हें पेड़ पर लटकते हुए नारियलों को तोड़ना भी सिखाया जाता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि एक बंदर इंसान के कंपैरिजन में ये काम ना सिर्फ काफी जल्दी कर सकता है बल्कि बेहद ही परफेक्ट वे में भी कर सकता है। साथ ही साथ क्योंकि इन बंदरों को टाइम टू टाइम खाना और रहने की जगह भी दी जाती है, तो ये बंदर भी बावलों की तरह इधर उधर घूमकर टूरिस्ट को परेशान नहीं करते। और बैंकॉक जैसी जगह पर टूरिस्ट को परेशान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तुम नरक में जाओगे। एंड गेस व्हाट, सिर्फ यही इनिशिएटिव इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि मे बी आगे आने वाले कुछ ही सालों में ये चीज आपको हमारे देश की साउथ साइड में
भी देखने को मिल सकती है। गाइस, एक वो दौर था जब हमारे देश के ऊपर टिश्यू पेपर से पहुंचने वाले लोगों की हुकूमत चला करती थी, जिसके चलते उस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने हमारे देश से ऐसे महंगे महंगे हीरे जवाहरात को घपचाया था जितनी बेशर्मी के साथ तो पांडे जी ने एमआई की कैप्टेंसी को नहीं घपचाया। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे उलट आज वो दौर आ चुका है कि वो सभी लोग बोल रहे हैं कि भैया हम सब टिश्यू पेपर को छोड़कर शुरू कर देंगे पानी से धोना, बस 2-4 डॉक्टर तो हमें धोना। असल में गाइस, प्रेजेंट डेट में ब्रिटेन डॉक्टर क्राइसिस से बहुत बड़े स्केल पर जूझ रहा है, क्योंकि आजकल ब्रिटेन का यूथ डॉक्टर बनने से कहीं ज्यादा तो टिकटॉकिया बनने में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाते हैं ना, इसलिए। अब गाइस, इससे हुआ कुछ ऐसा कि प्रेजेंट डेट में एक तरफ तो ब्रिटेन में मेडिकल केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन उससे निपटने वाले डॉक्टर्स की क्वांटिटी वहां पर काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जिसके चलते हुए ब्रिटेन को भी ये साफ तौर से पता है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी के झबरे डॉक्टर्स किस कंट्री से मिल सकते हैं। और इसलिए प्रेजेंट डेट में ब्रिटेन सिर्फ इंडिया से ही कुछ और नहीं बल्कि डॉक्टर्स को ही अपने यहाँ इंपोर्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। अजीब लेकिन सच। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट 40% बीमारियों का पता तो हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा से ही लगाया जा सकता है, जिसके चलते हुए अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के रिसर्चर्स ने एक ऐसी लॉलीपॉप को भी बनाकर तैयार कर लिया है, जिसे जैसे ही आप मुंह में लेकर 3 से 4 मिनट तक चूसते हैं, ये लॉलीपॉप बेहद ही आसानी से आपकी कुंडली खोल देती है। असल में गाइस, इस लॉलीपॉप को स्मार्ट हाइड्रोजेल का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, जिसके चलते हुए जैसे ही कोई भी मरीज इन्हें मुंह में लेकर चूसना शुरू करता है, उसकी सलाइवा इस लॉलीपॉप के चारों ही तरफ लग जाती है, जिसको कि टेस्ट करने के बाद उस पेशेंट के गले और कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी उसे कौन कौन सी और बीमारियां हो सकती हैं, इसका भी पता इस लॉलीपॉप के थ्रू लगाया जा सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, भूल जाओ अब टेस्टिंग और ड्रॉप, बस मुंह में ले लो ये लॉलीपॉप। आखिर एमएस धोनी ने चेन्नई की कैप्टेंसी को क्यों छोड़ दिया? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इस साल का जब सीजन शुरू हुआ तभी महेंद्र सिंह धोनी ने अनाउंस कर दिया कि वो अब चेन्नई के कैप्टन नहीं रहेंगे और कैप्टेंसी को ऋतुराज को सौंप दिया गया। तो फिर आखिर ऐसे में अब ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर फिर ऐसा हुआ ही क्या जिसके चलते हुए माई भाई ने कैप्टेंसी को ही एक झटके में ठुकरा दिया। असल में गाइस, बात अगर अलग अलग सोर्स या फिर रिपोर्ट्स की जाए तो ऑलमोस्ट सभी का ही ये कहना है कि मे बी ये सीजन एमएस धोनी का लास्ट आईपीएल सीजन हो सकता है, जिसके चलते हुए अब एक ऐसे प्लेयर को टीम की कप्तानी सौंपनी चाहिए जो आगे चलकर इस फ्रेंचाइजी और इस टीम को संभाल सके। अब क्योंकि पिछले 2 सालों से ऋतुराज को कैप्टेंसी के लिए ट्रेन किया जा रहा था, तो मैनेजमेंट के लिए ये चीज कोई नई नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है, क्योंकि एमएस धोनी इस कैप्टेंसी चेंज के ट्रांजेक्शन को काफी ज्यादा स्मूथ रखना चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि जो चीज एमआई के साथ हुई हो वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी हो, क्योंकि भले ही मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या हो, लेकिन लोगों ने ज्यादा एप्रिसिएशन के साथ इस स्टेप को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि एमआई का तो कैप्टन चेंज करने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल था। Someone like हार्दिक पांड्या is a quality player, नीचे जो आके बड़ी हिटें मार सकता है। कौवा लेकिन ये चीज चेन्नई के साथ नहीं हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली क्रिस गेल ने तो ये तक भी बोल दिया है कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि धोनी आईपीएल के मिड सीजन में ही क्विट कर दें और वो सेमीफाइनल या फिर फाइनल में खेले तक नहीं। वेल, अब ऐसा होगा या फिर नहीं होगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, चेन्नई का ये कैप्टन चेंज करने का तरीका काफी ज्यादा अच्छा और स्मूथ है एंड मोस्टली लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट भी कर दिया है, क्योंकि भले ही भाई कैप्टन ना हो लेकिन फिर भी वो ग्राउंड पर खड़े होकर सभी लोगों को ट्रेन करते हैं या फिर सभी लोगों को डायरेक्शन तो देते ही है, जिसके चलते हुए ऋतुराज अच्छे तरीके से उनके अंडर सीख भी रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या माई भाई को ऐसे कैप्टनसी को छोड़ना चाहिए था या फिर नहीं? आप मेरा नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। आखिर हमें कभी भी धूप में अपने फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब समर सीजन आ चुका है और हमें से बहुत से लोग काफी लंबे समय तक सनलाइट में अपने फोन का इस्तेमाल तो जरूर करेंगे। वेल, अगर आप भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत ही इसे करना बंद कर दें, और ऐसा मैं नहीं बल्कि बड़े बड़े कंपनीज के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तक बोलते हैं। अब आखिर क्या है पूरा माजरा, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी के इस जलाऊ मौसम में सन की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर कुछ ज्यादा ही गदर मचाने वाली क्वांटिटी में पहुंचती हैं। अब इस केस में ये सन रेज हमारी मखमली स्किन को तो खराब करती ही है, लेकिन साथ ही साथ ही आपके फोन के साथ भी कुछ ऐसा करती है जिसे सुनने के बाद आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में गाइस, इंटरनेशनल स्मार्टफोन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप लंबे समय तक या फिर डेली बेसिस पर अगर धूप में अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फोन के साथ ये चीजें होना बहुत ही ज्यादा कॉमन होगा। नंबर 1, टच स्क्रीन का खराब होना या फिर फोन का स्विच ऑफ होना। असल में गाइस, हमारे फोन में मौजूद मेटल और ग्लास बेहद ही आसानी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके चलते हुए इंटरनली आपके फोन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब इस कंडीशन में अगर आप काफी लंबे समय तक धूप में अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ओवरहीट होने की वजह से ना सिर्फ उसमें कुछ ग्लिचेस आ सकते हैं बल्कि वो पूरे तरीके से काम करना भी बंद कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सनलाइट आपके फोन की
टच स्क्रीन के लिए भी ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा सनलाइट आपके फोन की टच स्क्रीन को पिक्सेलेट करके उसे आसानी से डैमेज कर सकती है। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे लॉस की जाए तो वो है कंप्लीट लॉस ऑफ पावर। असल में गाइस नॉर्मली हमारे फोन के अंदर जो सीपीयू होता है उसका आइडियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अब अगर आप आपके फोन को सनलाइट में यूज करना शुरू कर देते हैं तो नॉर्मली ये टेम्परेचर कभी कभी 40 या 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब जो ज्यादा कॉस्टली फोन होते हैं उनके अंदर तो ओवर हीटिंग सेंसर को लगा कर दिया जाता है, जिसके चलते हुए जैसे ही फोन का सीपीयू का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है वो फोन अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन नॉर्मली मिड रेंज फोन के साथ इन तरीके के सेंसर्स को नहीं दिया जाता, और एज अ रिजल्ट अगर उस कंडीशन में उस फोन के सीपीयू का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाए तो उसके डैमेज होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वही दोस्तों अब बात अगर अगले डैमेज की जाए तो वो है कुछ फाइल्स का करप्ट होना। असल में गाइस हीट या फिर सनलाइट फोन के अंदर मौजूद डेटा स्टोरेज डिवाइस की भी अच्छी खासी दुश्मन होती है, जिसके चलते हुए अगर वो डिवाइस कभी भी हल्की सी डैमेज होती है और उसके अंदर कोई भी ऐसी फाइल जो कि फोन चलाने के लिए इस्तेमाल होती है वो करप्ट हो जाती है तो भले ही आपका फोन फर्स्ट क्लास कंडीशन में हो लेकिन तब भी वो एक चलती फिरती ईंट बन जाएगी। वहीं दोस्तों अब बात अगर अगले डैमेज की जाए तो वो है बैटरी। असल में गाइस नॉर्मली आजकल फोन के अंदर जिन तरीके की बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है वो हीट के कांटेक्ट में आकर बहुत ही जल्दी अपना चार्ज लूज कर देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने फोन को ज्यादा गर्म जगह पर चलाते हैं तो वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप इन तरीके के फोन्स का इस्तेमाल लगातार धूप में ही करते हुए चले जाते हैं तो ये डिस्चार्ज कुछ ज्यादा ही जल्दी होता है। अब क्योंकि ये डिस्चार्ज नॉर्मल बिहेवियर से काफी ज्यादा अलग होता है तो ये चीज भी आपके फोन की बैटरी को इंटरनली डैमेज कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत से केसेस में तो ये कंपनीज ये तक दावा करती हैं कि अगर आप धूप में अपने फोन का इस्तेमाल काफी लंबे समय तक करते हैं और बाई चांस आपकी बैटरी लीक कर गई तो आपकी बैटरी आपके आस पड़ोस के लोगों की तरह जलकर आग भी पकड़ सकती है। और कॉस्मिक रेज का खतरा तो भैया अलग ही लेवल पर होता है, क्योंकि वो तो कमरे के अंदर रखे हुए पीसी को भी डैमेज कर देता है तो फोन क्या चीज है। और गाइस यही वो सारे कारण हैं जिसके चलते हुए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर सभी जगह पर जाकर यही बोलती हैं कि जितना कम हो सके उतना कम से कम धूप में अपने फोन का इस्तेमाल करें। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे भी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक भी काफी ज्यादा गदर है भाई और बहनों।